आज बात करूंगी एक ऐसी अभिनेत्री की जिसने अपने अभिनय के दम पर सारी दुनिया में अपना नाम किया था। इस अभिनेत्री का नाम है स्नेहलता रेड्डी। स्नेहलता रेड्डी भारतीय कन्नड़ फिल्मों की अभिनेत्री, निर्माता और एक सामाजिक कार्यकर्ता थी। इन्होंने अपनी खूबसूरती और अपने रंग रूप और अपने अभिनय के दम पर पूरी दुनिया में अपना नाम किया था। इन्हें आज भी पूरे सम्मान के साथ याद किया जाता है। इस अभिनेत्री के जीवन में ऐसा क्या हुआ था कि हिंदी सिनेमा के 111 सालों के इतिहास में इस अभिनेत्री को शहीद अभिनेत्री के रूप में याद किया जाता है। इस अभिनेत्री को आखिर किस जुर्म में भारत सरकार ने गिरफ्तार किया था? आखिर क्यों इस अभिनेत्री को 8 महीने जेल में डालकर दी थी भयानक यातनाएं? जेल में इस अभिनेत्री के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ था जो इन्हें अपने ही मलमूत्र में रहना पड़ रहा था? आखिर क्यों इन्हें सबके सामने होना पड़ता था निर्वस्त्र? As a woman comes in, she is stripped naked in front of everyone else. भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने क्यों इन पर इतने जुल्म ढाए थे? आखिर क्यों इस अभिनेत्री की मौत के लिए भारत के इतिहास में काले अक्षरों में लिखा हुआ है इंदिरा गांधी का नाम? क्यों इस अभिनेत्री की वजह से गांधी परिवार को माना जाता है काला धब्बा? इन सभी सवालों का जवाब जानेंगे आज इस वीडियो के माध्यम से, तो बने रहिए मेरे साथ। इस अभिनेत्री के जीवन में जिंदगी से ज्यादा मौत बनी थी चर्चा का विषय। स्नेहलता रेड्डी का जन्म 1932 को एक धर्मांतरित ईसाई परिवार में हुआ था। जब इनका जन्म हुआ था तो इनका परिवार आर्थिक संकटों से जूझ रहा था, जिसकी वजह से इनका शुरुआती जीवन दुखों और संकटों के बीच में रहा। बचपन के दुख भरे दिन काटते हुए जब ये थोड़ी बड़ी हुई तो अपने आसपास इन्होंने अंग्रेजों का जुल्म देखा, जिस वजह से ये क्रांतिकारी और बगावती स्वभाव की हो गईं। इन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया। अंग्रेजों के जुल्मों सितम देखकर उनका मन बहुत दुखी हुआ और उन्होंने अपना ईसाई नाम बदलकर हिंदू नाम स्नेहलता रख लिया। नाम बदलने के साथ ही इन्होंने अपनी वेशभूषा और अपने स्वरूप को भी पूरी तरह हिंदू स्वरूप में परिवर्तित कर लिया। अपने कॉलेज के समय से ही स्नेहलता आजादी के आधारित नाटकों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी। इन नाटकों में ये इसलिए बढ़ चढ़कर हिस्सा ले ताकि देश प्रेम के प्रति लोगों की रुचि बढ़े। समय के साथ स्नेहा की रुचि नाटकों में बढ़ती गई। कॉलेज पूरा करने के बाद स्नेहलता ने एक मद्रासी थिएटर के साथ अपने आप को जोड़ लिया। उनके नाटकों को देखने के लिए तेलुगु कन्नड़ फिल्मों के निर्देशक पट्टाभी राम रेड्डी आया करते थे। वे अक्सर मद्रास प्लेयर थिएटर के नाटकों से ही अपनी फिल्मों के कलाकारों को पसंद किया करते थे। स्नेहलता और पट्टाभिराम दोनों एक दूसरे से मिले और इन दोनों के आपसी विचार एक दूसरे से काफी मेल खाते। इन्होंने अपने परिवार के खिलाफ जाकर शादी कर ली। शादी के बाद स्नेहलता रेड्डी फिल्मों में काम करने लगी और इन फिल्मों में अधिकतर फिल्में उनके पति पट्टा रेड्डी जी द्वारा निर्मित होती थी। स्नेहा उन फिल्मों का हिस्सा होती थी जिन फिल्मों में समाज में हो रही कुरीतियों और कुप्रथाओं का विरोध होता था। समाज के नासमझ लोग इन कुरीतियों को अपने समाज का एक हिस्सा मानते थे और स्नेहलता की फिल्मों का विरोध किया करते थे। कन्नड़ फिल्मों के इतिहास में इनकी जो सबसे बहुचर्चित फिल्म थी उसका नाम था संस्कार। 1971 में ये फिल्म मद्रास सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को रिलीज करने को लेकर विरोध की वजह से 4 साल तक इस फिल्म को लटका कर रखा था। इस फिल्म का मामला जब कोर्ट में पहुंचा और कोर्ट का आदेश होने के बाद जब ये फिल्म रिलीज हुई तो इस फिल्म में समाज में एक नई क्रांति ला दी थी। इस फिल्म पर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों की बौछार सी आ गई थी। इस फिल्म से ख्याति प्राप्त होने के बाद स्नेहलता राष्ट्रीय स्तर की कलाकार हो गई। उसके बाद इन्होंने मद्रास और बेंगलोर में थिएटरों की स्थापना की। ये थिएटर माध्यम बने समाज में महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार और कुप्रथाओं को उजागर करने का। समाज में महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार के विरोध में स्नेहलता सबसे आगे होती थी। इसी वजह से इनकी छवि एक अभिनेत्री के साथ साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता की भी हो गई थी। उनकी ये समाज सेवा राजनीतिक लोगों के बीच में चर्चा का विषय बन गई थी। उन राजनेताओं में एक नाम था जॉर्ज फर्नांडिस का। जॉर्ज फर्नांडिस और स्नेहलता की काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी, लेकिन स्नेहलता को नहीं मालूम था कि आगे चलकर ये दोस्ती उनकी जिंदगी का काल बनेगी। 25 जून 1975 की सुबह ऑल इंडिया
रेडियो पर इंदिरा गांधी की आवाज में जो संदेश प्रसारित हुआ उसे पूरे देश ने सुना। इस संदेश में इंदिरा गांधी ने कहा, भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है, लेकिन इससे सामान्य लोगों को डरने की जरूरत नहीं। और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है, इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। आपातकाल के नाम पर लोकतंत्र को किस कदर कुचला गया, किस तरह प्रेस की आवाज को खामोश कर दिया गया। इस दौर में किसी को भी देश के खिलाफ बोलने की अनुमति नहीं थी। कई छोटे बड़े अभिनेता, नेता, राजनेता को पकड़कर जेल में डाला जाने लगा। इस मौके पर कुछ नेताओं ने फायदा उठाया और वो अंडरग्राउंड हो गए। उनमें से एक नाम था जॉर्ज फर्नांडिस का। इंदिरा सरकार जॉर्ज फर्नांडिस को इसलिए भी पकड़ना चाहती थी क्योंकि इससे पहले उन्होंने रेल कर्मियों के अधिकार के लिए, उनके वेतन के लिए, उनके अवकाश के लिए धरना विरोध किया था और ये एक बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन था। आपातकाल के समय स्नेहलता की बात जॉर्ज फर्नांडिस से हुई थी। जॉर्ज फर्नांडिस ने उन्हें बताया कि वह किस तरह से पूरे देश में इंदिरा गांधी के प्रति विरोध करने वाले हैं, लेकिन स्नेहलता को उनका ये प्रस्ताव ठीक नहीं लगा क्योंकि वो अहिंसावादी थी और जॉर्ज फर्नांडिस हिंसा की बात कर रहे थे। इस वजह से उन्होंने अपना रास्ता अलग कर लिया। स्नेहलता और जॉर्ज फर्नांडिस की इस दोस्ती के बारे में इंदिरा गांधी को पता था और जॉर्ज फर्नांडिस को पकड़ने के लिए इंदिरा गांधी ने शिकंजा कसते हुए स्नेहलता रेड्डी को अपने शिकंजे में कस लिया। 27 अप्रैल 1976 की शाम स्नेहलता और उनके पति मद्रास किसी जरूरी काम से जा रहे थे। इधर वह बेंगलुरु से मद्रास पहुंचे और दूसरी तरफ बेंगलुरु में पुलिस ने उनके घर पर छापा मार दिया और उनके बेटे बेटी के साथ साथ उनके बूढ़े पिता पर भी यातनाएं करते हुए पूछताछ शुरू कर दी। स्नेहलता के घर का एक एक सामान बर्बाद कर दिया गया। स्नेहलता और उनके पति को इसके बारे में कोई भी खबर नहीं थी, लेकिन उनके एक पड़ोसी ने उनके मद्रास वाले घर पर फोन करके उन्हें इस बारे में जानकारी दी। घटना सुनते ही स्नेहलता फौरन अपने पति के साथ बेंगलोर वापस आई। जैसे ही वे अपने घर पहुंची, उन्होंने देखा कि उनके परिवार को पुलिस वाले लेकर चले गए हैं। वो सीधा पुलिस वालों के पास गई तो पुलिस वालों ने उनके परिवार को छोड़ दिया, लेकिन स्नेहलता रेड्डी को पूछताछ के नाम पर रोक लिया। 3 दिन की मानसिक यातनाएं झेल रही स्नेहलता और उनके परिवार को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उनके साथ क्या हो रहा है। उन्होंने ऐसा कौन सा जुर्म किया है जिसके लिए उन्हें ये परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। स्नेहलता के पति ने जब इस बारे में पूछताछ की तो उन्हें पता चला बड़ोदरा डायनामाइट केस के तहत गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का ये कहना था कि संसद भवन, कुछ मंत्रालय और दिल्ली की कुछ इमारतों को उड़ाने की साजिश रच रही थी स्नेहलता रेड्डी और इस सब के साथ साथ उन पर मीशा एक्ट भी लगा दिया गया था। मीशा एक्ट के तहत इमरजेंसी में सरकार के खिलाफ बोलने वाले किसी भी व्यक्ति को पकड़कर जेल में डाल दिया जाता था। स्नेहलता के साथ जो कुछ भी हो रहा था वह सिर्फ एक दिखावा था। स्नेहलता के जरिए इंदिरा गांधी जॉर्ज फर्नांडिस को पकड़ना चाहती थी, लेकिन स्नेहलता को जॉर्ज फर्नांडिस के बारे में कुछ भी नहीं पता था। स्नेहलता रेड्डी को सरकार ने बेंगलुरु के एक जेल में भेज दिया, जहां इन्हें सबसे अलग एक काल कोठरी में रखा गया। वो काल कोठरी अंधेरी और भयानक थी। ये काल कोठरी इतनी छोटी थी कि एक इंसान बड़ी मुश्किल से उसमें आ पाता था। ये कोठरी इतनी तंग थी कि इसमें मलमूत्र करने के लिए मात्र एक छेद दिया गया था और उसमें भी कीड़े मकोड़े और चूहों की, मच्छरों की भरमार थी। स्नेहलता अस्थमा की मरीज थी और इन्हें फर्श पर इस गंदगी में सोना पड़ता था। जरा इसकी कल्पना करके देखिए कि कैसे एक मशहूर राष्ट्रीय स्तर की अभिनेत्री ने, जिसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिए गए हो, उसको ऐसी जगह पर अगर रहना पड़ रहा हो तो वो कैसे रह रही होगी। बेगुनाह होते हुए भी गुनहगारों जैसी जिंदगी स्नेहलता को काटनी पड़ रही थी उस काल कोठरी में। उस जेल में एक टॉर्चर रूम भी था जहां पर स्नेहलता को लेकर जाया जाता था और पूछताछ के नाम पर उनके सारे कपड़े उतरवा दिए जाते थे। अगर वो मना करती थी तो उन्हें बुरी तरह से मारा पीटा जाता था।
वो परेशान करने के लिए, उनका मुंह खुलवाने के लिए रोज नई नई यातनाएं उन पर ढाई जाती थी। लेकिन बेचारी स्नेहलता वो क्या बताती जब उन्हें जॉर्ज फर्नांडिस के बारे में कुछ पता ही नहीं था। वे बार बार यही कहती कि उन्हें कुछ नहीं पता, लेकिन कोई उनकी एक नहीं सुनता। सरकार को उन पर जरा भी तरस नहीं आया और ये यातनाएं बढ़ती रहीं और चलती रहीं। इसी जेल में अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी भी बंद थे। रात के अंधेरे में दूर से किसी कोठरी से उन्हें किसी महिला के चीखने, चिल्लाने और रोने की आवाज सुनाई देती थी। उन्हें बाद में पता चला कि ये चीखने की आवाज स्नेहलता रेड्डी की होती थी। इतनी यातनाएं झेलने के बाद स्नेहलता रेड्डी शारीरिक और मानसिक रूप से बिल्कुल टूट चुकी थी। वो अस्थमा की मरीज थी, जिसकी वजह से उन्हें बहुत परेशानियां होने लगी थी। वो इतने दर्द, इतनी तकलीफ में थी कि उन्हें अस्थमा के अटैक आने लगे थे। स्नेहलता दर्द से तड़पती थी, बिलखती थी, रोती थी, लेकिन जेल प्रशासन के अधिकारी इतने निर्दयी हो गए थे कि उन्होंने किसी तरीके का कोई स्वास्थ्य संबंधी सुविधा उनको नहीं दी थी। जेल में रहने के दौरान उनके परिवार को कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि उनके साथ क्या हो रहा है। लेकिन एक दिन उनके घर फोन की घंटी बजी। उनकी बेटी नंदा रेड्डी ने फोन उठाया। दूसरी तरफ से आवाज आई कि स्नेहलता रेड्डी को विक्टोरिया अस्पताल ले जाया गया है, आप लोग उनसे जाकर मिल लीजिए। यह खबर सुनते ही पूरा परिवार विक्टोरिया अस्पताल पहुंच गया। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि स्नेहलता रेड्डी इतनी कमजोर हो गई हैं कि उनके शरीर की हड्डियां दिखाई दे रही हैं। उनके जिस्म पर, उनके चेहरे पर चोट के निशान थे। उनकी ये हालत उनकी बेटी से देखी नहीं गई। नंदा उनसे लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी और स्नेहलता भी अपने आंसू नहीं रोक पाई। अस्पताल में छोटा सा इलाज करने के बाद उन्हें वापस बेंगलोर जेल में डाल दिया गया। उनके फेफड़ों में भी संक्रमण हो चुका था। स्नेहलता की हालत देखते हुए जेल प्रशासन डर गया कि कहीं उनकी मौत न हो जाए। उनके हालात देखते हुए उन्हें कुछ दिन के पैरोल पर 15 जनवरी 1977 को रिहा कर दिया गया। में जाते जाते जब उनकी हालत बिगड़ी तो पैरोल पर उनको 15 जनवरी 77 में छोड़ा और 5 दिन बाद उनका देहांत हो गया। इनका इतिहास खून से सना है। जेल से बाहर आने के बाद भी जेल की वो यातनाएं स्नेहलता के दिमाग में इस तरह बैठी थी कि वो उन्हें भुला ही नहीं पा रही थी। वो पूरा दिन जेल की यातनाओं को अपने घर पर भी महसूस करती थी। दोबारा जेल जाने के डर से वो कांप उठती थी और ये डर और जेल की यातनाएं आखिरकार उनकी मृत्यु का कारण बन गए। जेल से छूटने के 5 दिन बाद 20 जनवरी 1977 को इनकी मृत्यु हो गई। पुलिस के पास कोई भी सबूत नहीं था, फिर भी पुलिस ने उन्हें 8 महीने तक जेल में बंद रखा और उन पर यातनाएं बरपाई। एक अभिनेत्री, एक लेखिका, एक समाज सेविका के साथ जेल में ऐसा व्यवहार किया गया जो शायद किसी बड़े से बड़े मुजरिम या आतंकवादी के साथ भी ना किया जाए। जबकि उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया था, उनके खिलाफ पुलिस के पास कोई सबूत नहीं था। स्नेहलता रेड्डी की बेटी आज भी अपनी मां के साथ हुई इन घटनाओं को सोचकर, उन यातनाओं को सोचकर सिहर उठती हैं। वे इंदिरा गांधी को अपनी मां का कातिल मानती हैं। जेल की यातनाओं के दौरान स्नेहलता ने एक लेटर अपने परिवार को लिखा था। उस लेटर में उन्होंने अपने ऊपर हो रही यातनाओं के बारे में लिखा था। उनकी मृत्यु के बाद ये लेटर ऑपरेशन डायरी के नाम से प्रकाशित हुआ था। नंदा रेड्डी एक पत्रकार होने के साथ साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। समाज में हो रही यातनाओं पर वो कई आर्टिकल लिखती हैं। वो गांधी परिवार को अपनी मां का कातिल समझती हैं। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो कमेंट ज़रूर करिएगा कि क्या आपने इससे पहले इनके बारे में, स्नेहलता रेड्डी जी के बारे में ये कहानी सुनी थी। मैंने जब सुनी तो मुझे लगा मुझे आप लोगों के साथ भी ये कहानी शेयर करनी चाहिए। पसंद आई है तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलूंगी किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमेशा खुश रहिए।